बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मालूम लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। आज के ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत अहम और कीमती लेक्चर है, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे प्रोफेसर साहब मौजूद हैं, प्रोफेसर यूनुस साहब, जो माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं स्पेशली मैथमेटिक्स में और मोटिवेशन स्पीकर भी हैं। इनका अपना भी यूट्यूब चैनल है इन्हीं के नाम पर, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो आज इनको मैंने इधर इन्वाइट किया है मैथमेटिक्स के हवाले से जो क्वेश्चंस हैं, स्पेशली आर्मी नेवी एयरफोर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं फार्मूला वगैरह, तो उस हवाले से आपको ये गाइडलाइन देंगे। तो जी प्लीज़ सर। सवाल हो रहा था आप लोगों से, आप लोग फोर्सेस को ज्वाइन करने जा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को, तो उसके पीछे बुनियादी फ़लसफ़ा क्या है आपके माइंड में, वो फ़लसफ़ा बताएं। जी सर, आर्मी सर एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है सर। इसमें सर हर किसी का एक जज्बा होता है आर्मी में जाने के लिए सर। इससे सर ये है कि बहुत सी सहूलियात इंसान को पहुँचती है, और सबसे बड़ी जो एम होता है सर एक इंसान का, वो पाक आर्मी में जाना सर एक बहुत बड़ी बात है सर। ठीक है सर। तो इसमें कहने का मकसद ये है कि सर इसमें फैमिली को सर सपोर्ट मिलती है सर, मुल्क के लिए सर फ़ायदा है सर इसमें, और एक ऑफिसर के लिहाज से सर जो मुल्क को बंदा सर्व कर सकता है सर, वो एज अ सोल्जर नहीं कर सकता है सर बंदा। नेक्स्ट बेटा, कोई कन्वेंशनल अच्छा जवाब ना हो, आउट ऑफ द वे जाके आप लोग आंसर दें कि आप लोग पाकिस्तान फोर्सेस को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। आउट ऑफ द वे जाके कोई ऐसा टिपिकल आंसर हो जो वाकई मुझे लगे कि आप लोग। सर सबसे पहले एक नोबल प्रोफेशन रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, इसमें एक खास बात ये कि सब सर इसमें बच्चे मेरिट पर हो जाते हैं सर। अच्छा, कोई वो नहीं है सर इसमें। और सर जैसे कि जस्ट नंबर 1 ने कहा कि इस पर मतलब आपकी फैमिली को सपोर्ट मिलता है। सबसे पहले ये है सर कि वतन की खिदमत का मौका मिल जाता है सर इससे। इधर ले उसे। सर सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि सर सिविल सर्विसेज में अगर देखा जाए तो उधर हक मतलब नहीं मिलता, मतलब मेरिट्स में भी। तो इस वजह से स्टूडेंट्स जो हैं आजकल एफएससी के बाद ज़्यादातर जो है पाक आर्मी ज्वाइन करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, और मुल्क के सर्व में सर्व करना और नेशन के लिए सर्व करना, ये तो हर किसी का ही वो होता है सर। ठीक है, मुख्तलिफ बच्चों के अपने इस पर तस्वर हैं, हर एक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने हिसाब से आप लोग ठीक हैं, लेकिन कोशिश करें इसका कन्वेंशनल आंसर आप लोग ना दिया करें, आउट ऑफ द वे जाके आप लोग बात करें। और स्पेशली आप लोग एक चीज़ याद रखें, अगर आप लोग फोर्सेस के अंदर जाना चाहते हैं तो फोर्सेस के अंदर बेटा जब तक आपकी शख्सियत के अंदर CCC का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, किस चीज़ का CCC का आप लोगों की शख्सियत के अंदर जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप लोग फोर्सेस में सर्वाइव नहीं कर सकते। अब CCC क्या है बेटा, पहले एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ और टेक्स्ट नॉलेज के साथ साथ अपनी शख्सियत के अंदर जो चीज़ डेवलप करें वो ये करें आपकी शख्सियत के अंदर करेज हो, आप करेजियस हो अगर आप फोर्सेस में जाना चाहते हैं। नेक्स्ट, अगर आप लोग वाकई फोर्सेस में जाने की ख्वाहिशमंद हैं तो अपनी शख्सियत के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें। नेक्स्ट, अगर वाकई आप लोगों का पैशन है फोर्सेस में जाने के लिए तो अपनी शख्सियत के अंदर कैरेक्टर को डेवलप करें। तो बेटा ये CCC का कॉन्सेप्ट है फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। किसी भी पर्सनैलिटी के अंदर अगर ये CCC का कॉन्सेप्ट है तो आप लोग ISSB के अंदर रिकमेंड हो जाएंगे। अगर आपकी शख्सियत के अंदर CCC का कॉन्सेप्ट नहीं है तो बेटा आप लोग ISSB के अंदर रिकमेंड नहीं हो सकते। बेशक आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जितना ज़्यादा हो, आपके पास टेक्सट नॉलेज जितना ज़्यादा हो, आपके मार्क्स जितने ज़्यादा हों, ग्रेड जितने ज़्यादा हों, लेकिन जब तक आपकी शख्सियत के अंदर करेज नहीं होगी, आपकी शख्सियत के अंदर एतमाद नहीं होगा और आपकी शख्सियत के अंदर कैरेक्टर नहीं होगा, तब तक यहाँ बैठे हुए बच्चों में से कोई बच्चा ISSB में रिकमेंड नहीं हो सकता। बुनियादी बात, अगर ये बात है आप लोगों के अंदर CCC, तो बेशक आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कम हो, आपका स्कोर कम हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग फोर्सेस के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं। ISSB के पैनल में वो इंडिविजुअल गुड बुक में होता है जिसकी शख्सियत के अंदर CCC हो, मीन्स वो करेजियस भी हो, वो कॉन्फिडेंट भी हो और उसका कैरेक्टर भी हो। अब टाइम मुख्तसर है, मैं इसको थोड़ा सा समअप करूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। मेरा करेज क्या है ISSB के हवाले से, अब करेज है क्या? करेज ISSB के हवाले से यह है कि कोई भी जब आपको टास्क दिया जाए तो उस टास्क के अंदर आप लोग इनिशिएटिव लें। अगर आपकी शख्सियत के अंदर इनिशिएटिव लेने की वो जुर्रत है तो इट मीन्स कि आप लोग करेजियस हैं। किसी भी मैदान में बगैर खौफ व खतर
बगैर किसी मसलिहात के, बगैर किसी मफामत के जब आप लोग स्टेप फॉरवर्ड करते हैं, मैदान में उतरते हैं कश्तियां जलाकर, तो ये फोर्सेस की नज़र में इसको कहा जाता है बेटा करेजियस इंडिविजुअल्स। तो पहले तो आप ये फॉर एग्जांपल आप लोग जब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल करते हैं, ग्रुप ऑब्स्टिकल करते हैं या ग्रुप डिस्कशन जब हो रही होती है, तो उसमें क्या देखा जाता है? उसमें आपका नॉलेज नहीं देखा जाता है, उसमें ये देखा जाता है कि कौन सा बच्चा इनिशिएटिव लेता है, इब्तिदा कौन सा बच्चा करता है, बगैर खौफ व खतर के जो भी इनिशिएटिव लेता है, इब्तिदा करता है, कदम बढ़ाता है, इट मीन्स कि वो करेज है, करेजियस है, उसके अंदर क्या है? करेज है। अब दूसरी बात मैंने ये की एतमाद। बेटा एतमाद 3 किस्म के होते हैं। एक वो इंडिविजुअल्स क्या बेटा, अगर मेरा एतमाद मेरी शख्सियत से नीचे है तो मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, बीच में रह जाता है कॉन्फिडेंट। अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं ISSB की पैनल की गुड बुक में हूँ और मैं ISSB के अंदर रिकमेंड हो जाऊँगा। 3 किस्म के कॉन्फिडेंट हैं, एक ओवर कॉन्फिडेंट, एक अंडर कॉन्फिडेंस, बीच में रह जाती है आपकी शख्सियत और उसमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, नाइदर ओवर नॉर अंडर। तो कॉन्फिडेंट का फलसफा स्पेशली फोर्सेस के अंदर ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अपनी शख्सियत के अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंट डेवलप करें, अंडर और ओवर कॉन्फिडेंट को हटा दें, तब आप जाके ISSB के अंदर रिकमेंड होंगे। नेक्स्ट मैंने बात की कैरेक्टर की। अब कैरेक्टर की बेटा बड़ी ब्रॉड डेफिनेशन है, कैरेक्टर की एक बहुत यूनिवर्सल डेफिनेशन है, लेकिन आप लोग ब्रॉडर और यूनिवर्सल डेफिनेशन के अंदर ना जाए। फोर्सेस के अंदर जहां तक कैरेक्टर को देखा जाता है उसके 3 या 4 स्टेप हैं। पहला ये है कि आपकी शख्सियत के अंदर झूठ का अंसर ना हो, आप लोग झूठ ना बोलें। अगर आप लोग वाकई आपकी पर्सनैलिटी के अंदर झूठ नहीं है तो इट मीन्स कि आप लोग कैरेक्टरफुल हैं फोर्सेस की नज़र में। ऐसे मैंने बता दिया कि कैरेक्टर की बड़ी यूनिवर्सल और ब्रॉड डेफिनेशन है। हम कैरेक्टर की यूनिवर्सल डेफिनेशन के अंदर नहीं जाते, हम टू द पॉइंट फोर्सेस के हवाले से कैरेक्टर को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। एक आपकी शख्सियत के अंदर झूठ ना हो, नेक्स्ट आपकी शख्सियत के अंदर लेम एक्सक्यूजेस ना हो। मसला क्या है सिविल लाइफ में और फोर्सेस लाइफ में? सिविल लाइफ के अंदर लेम एक्सक्यूजेस होते हैं, फोर्सेस लाइफ में लेम एक्सक्यूजेस नहीं होते। फोर्सेस वाला बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, उसके अंदर लेम एक्सक्यूज नहीं होता, उसके अंदर झूठ नहीं होता। सिविल लाइफ के अंदर बदकिस्मती से ये तमाम चीज़ें हैं, जिसकी वजह से सिविल लाइफ और फोर्सेस लाइफ के अंदर एक खला है, एक गैप है, एक वैक्यूम है, वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस है। उसकी बुनियादी वजह ये 3 बातें हैं। तो अपनी शख्सियत के अंदर एक झूठ, मर भी जाओ ना तो झूठ नहीं बोलना, मर जाओ, सेलेक्ट ना हो जाओ, लेकिन जो हकीकत है आपकी शख्सियत के अंदर उसी शख्सियत को आप लोग बयान करें। बेशक आपकी रिकमेंडेशन ना हो जाए, बेशक आप लोग मर जाएं, शहीद हो जाएं, फना हो जाएं, लेकिन झूठ ना बोलें, सच पे कायम रहें। अगर सच आपकी शख्सियत के अंदर ISSB के पैनल में देख लिया तो आप लोग ISSB के अंदर रिकमेंड हो जाएंगे। लेम एक्सक्यूज नहीं करना। बास फ्रेंड्स क्या करते हैं, आप लोगों की आदत बनी हुई है पिछले 15 साल से, 16 साल से, 18 साल से, डोमेस्टिक लाइफ में, सोशल लाइफ में, एजुकेशनल लाइफ में लेम एक्सक्यूजेस की बनी हुई है। जगह जगह आप लोग लेम एक्सक्यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ये 2 बच्चे सोए हुए थे, यहाँ एक टीचर क्लास में मौजूद है, 2 बच्चे, तो ये लेम एक्सक्यूज है। आपकी 18 साल 16 साल जिंदगी जो है वो लेम एक्सक्यूजेस से भरी पड़ी है। तो बेटा लेम एक्सक्यूजेस को हटा कर जाए ISSB के अंदर, अगर आप लोग सेलेक्ट होते हैं तो। तीसरी बात, आप लोगों ने बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखानी। एक चीज होती है हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं रिवायती अंदाज में, चतरापन। आप लोगों ने बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखानी, चतरापन नहीं दिखाना, ओवर नहीं होना, बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, कमिटेड रहना है और लॉजिकल रहना है। ये शख्सियत के अंदर आपकी चीजें अगर हूं तो इट मीन्स कि आप लोग कैरेक्टरफुल हैं। फोर्सेस के हवाले से अगर ये चीजें आप लोगों की शख्सियत के अंदर नहीं है, आप लोग लॉजिक नहीं है, आप लोग कमिटेड नहीं है और आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, इट मीन्स, और आप लोग झूठ का सहारा लेते हैं, लेम एक्सक्यूजेस का सहारा लेते हैं अपनी सक्सेस को, अपनी जीत को हासिल करने के लिए, चंद रुपयों को हासिल करने के लिए, तो बेटा इट मीन्स कि आपकी शख्सियत के अंदर कैरेक्टर का आंसर वो बहुत कम है और फोर्सेस बगैर कैरेक्टर के ऊपर नहीं चल सकती। आपकी पूरी फोर्सेस है पाकिस्तान, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी है, चाहे वो पाकिस्तान नेवी है या पाकिस्तान एयरफोर्स, उसका पूरा स्ट्रक्चर देखें, उसका पूरा कैरिकुलम देखें, उसका पूरा बैकग्राउंड देखें, उसकी फाउंडेशन देखें, वो पूरी की पूरी आपकी फोर्सेस आपके कैरेक्टर के ऊपर ठहरी है, नेक्स्ट आपके एतमाद पे ठहरी है, नेक्स्ट आपकी करेज के ऊपर ठहरी है। ये 3 चीज़ें फोर्सेस से हटा दो, फोर्सेस और सिविल में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो अपनी शख्सियत के अंदर ये तमाम चीज़ें डेवलप करें। ओके, अब एक CCC का कॉन्सेप्ट है सिविल लाइफ के अंदर। सिविल लाइफ के अंदर भी CCC का कॉन्सेप्ट है। उसमें बेटा ये है कि अगर आप सिविल लाइफ में कामयाब होना चाहें तो आप लोग क्रिएटिव हो। फर्स्ट C से मुराद क्या है? क्रिएटिव। आपकी लाइफ में आपकी शख्सियत के अंदर क्रिएशन हो, आप क्रिएटिव हो। फोर्सेस के अंदर बेटा क्रिएटिव नहीं देखा जाता, वहाँ करेजियस देखा जाता है बंदा।
सिविल लाइफ के अंदर क्या देखा जाता है बेटा, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, आपको क्रिएटिव होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग आर्मी ऑफिसर हैं तो आपको ये वो बुनियादी लाइन है जिसको समझने की ज़रूरत है सिविल लाइफ के अंदर और फोर्सेस लाइफ के अंदर। और अक्सर जो इंडिविजुअल्स हैं आपको तैयारी करने के बावजूद नॉट रिकमेंड हो जाते हैं ISSB के अंदर, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता फोर्सेस के हवाले से। आपको क्लियर ही नहीं होते कि फोर्सेस में वो आपकी शख्सियत के अंदर क्या देख रहे हैं, आपको पता ही नहीं होता। तमाम तर तैयारी के बावजूद, तमाम तर कमिटमेंट के बावजूद, पैशन के बावजूद आप लोग ISSB में नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। तो पहले अपने आइडियाज, अपने माइंड को क्लियर करो। आप लोग सिविल लाइफ से डायरेक्ट फोर्सेस लाइफ में जा रहे हैं तो बेटा वो 180 एंगल का जाविया है सिविल लाइफ में और फोर्सेस लाइफ में। तो पहले तो जाविया को आप लोग ठीक करें ना, पहले तो 180 जाविया पर आप लोग जाएं, वहां से देखें कि फोर्सेस लाइफ को देखें और उस एंगल पे बैठ के सिविल लाइफ को देखें, तब जाके आपकी शख्सियत के अंदर ये तमाम चीजें डेवलप होंगी। अदरवाइज वो एक मिसाल है कि बेटा अंधेरे कमरे में एक काली बिल्ली है और एक अंधा बंदा उस बिल्ली को तलाश कर रहा है, तो बेटा क्या होगा? अंधेरा कमरा, काली बिल्ली और एक अंधा इंसान उस बिल्ली को अंधेरे कमरे में तलाश कर रहा है, तो बेटा क्या होगा? वो टकरे मारेगा, कभी इस दीवार के साथ, कभी उस दीवार के साथ। और मजे की बात यह है कि उस कमरे के अंदर बिल्ली मौजूद भी नहीं है, तो सिवाय टकरे मारने के वो क्या कुछ भी हासिल। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो तमाम तर तैयारी के बावजूद आप लोगों को मिसाल एक अंधे शख्स की है जो अंधेरे कमरे के अंदर काली बिल्ली को तलाश कर रहा है। अगर आप लोगों का वाकई ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बेटा आप लोगों का स्कोर बेशक 60 हो, 90% ना हो, आप लोग फिर भी रेकमेंड हो जाएंगे ISSB के अंदर। नेक्स्ट, बात लंबी हो रही है, मैंने मैथ्स की तरफ जाना है आज, थोड़ा सा सर मैं टाइम लूंगा। तो नेक्स्ट, ये क्योंकि बातें ज़रूरी थी बेटा, इसलिए आपकी गोश गुजार करना सर की इजाज़त से ये ज़रूरी थी। तो नेक्स्ट बेटा वो ये है, नोट करने की है चीज़, कभी भी आप लोग एकेडमिक रिकॉर्ड और टेक्स्ट नॉलेज के ऊपर एम्फेसाइज ना करें। अगर फोर्सेस में जाने आप लोगों ने, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड और टेक्स्ट नॉलेज के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं। बेटा टेक्स्ट नॉलेज के ऊपर एम्फेसाइज ना करें इतना, एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर भी इतना एम्फेसाइज ना करें जितना लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर करें। अगर आपकी शख्सियत के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं तो यू मस्ट डिवेलप योर लीडरशिप क्वालिटीज़ इन योर पर्सनैलिटी रादर योर एकेडमिक रिकॉर्ड और टेक्स्ट नॉलेज। सिविल लाइफ में क्या होता है, दौड़े लगी हुई हैं जी मार्क्स के पीछे, 10-10, 12-12 किताबें पढ़ रहे हैं, उसके अंदर 10-10, 12-12 चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। वो अपने एकेडमिक रिकॉर्ड और टेक्स्ट नॉलेज को इन्हांस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बेटा आप लोगों ने टेक्स्ट नॉलेज और एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ उस पर एम्फेसाइज करने, अगर आप लोग फोर्सेज में जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आज से अपनी शख्सियत के अंदर एकेडमिक रिकॉर्ड और टेक्स्ट नॉलेज के साथ साथ लीडरशिप क्वालिटीज़ को डिवेलप करें। आप लोग डेफिनेटली नो डाउट ISSB में रेकमेंड हो जाएंगे। क्लियर? ये थोड़ी सी इब्तिदाई गुफ्तगू थी ISSB के हवाले से, चूंकि ये क्लास उस हवाले से है तो इस हवाले से बात करना वो बनता था। तो मैंने इस बाकी सर आपके माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, हम खुद भी सर के स्टूडेंट्स हैं, तो सर के होते हुए बात करना मुनासिब भी नहीं है। और फिर से आई हूँ माशाल्लाह मेजर हैं और उसकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है फोर्सेस के अंदर, वो बड़ा उसका बैकग्राउंड है। तो सर के होते हुए बात करना वैसे भी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इजाज़त लेकर हम बात तो करते हैं। तो आप इतने मतलब वो फ्रैंक हैं, आपके साथ 24 घंटे रहते हैं। कोई बेटा ये मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, बात ज़िम्नी बात है, किसी अकेडमी के अंदर बेटा ऐसा नहीं होता कि 24 घंटे कोई इंस्ट्रक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई स्कॉलर आपके साथ रहे। 1 घंटा रहता है और उसके बाद 23 घंटे आप लोग खुद एफर्ट करते हैं। एक शख्स आप लोगों के लिए 24 घंटे इस क्लासरूम के अंदर है, आप लोग किसी भी टाइम उसके साथ आके बात कर सकते हैं। और वो हाई प्रोफाइल बंदा है और वो फील्ड से निकला हुआ है, ठीक है जी। एक बंदा फील्ड से आया तो बेटा उसने हर चीज़ आंखों से देखी है और वो मुख्तलिफ इदारों में रहा है अच्छे अच्छे एग्जीक्यूटिव पोस्टों के ऊपर। तो बेटा मेरा ख्याल में आप लोगों की खुशकिस्मती है। यकीनन आप लोग बहुत दूर दराज से आए, मैं सुन के हैरान हुआ कोई सिंध से आया, कोई बलोचिस्तान से आया, और यकीनन सर की कशिश है, अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन आप लोगों को यहाँ पे लेके आई है। लेकिन सीखें, देखिए आप लोगों के पास 1 महीना है, अगर 1 महीने में आप लोगों ने ना सीख लिया तो फिर बेटा कसूर सर का नहीं होगा, फिर बेटा आप लोगों का है। अब आप लोग कमरे में सोई पड़े हूँ और टीचर यहाँ पे क्लास ले रहा हो या सर 24 घंटे यहाँ पे मौजूद हूँ और आप लोग सर से मुस्तफ़ीद ना हूँ, तो बेटा ये फिर आप लोगों की वो बदकिस्मती है, फॉल्ट लग गए। तो मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आप लोगों के पास 1 महीने या 2 महीने का जितना भी टाइम है, जो सिलेबस सर ने आप लोगों को दी है, मैक्सिमम मुस्तफ़ीद हूँ, इस्तेफ़ादा हासिल करने की कोशिश करें। बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं कि प्रैक्टिकल इंसान आप लोगों के साथ 24 घंटे मौजूद हो। तो इस चीज़ को बेटा आप लोग और अपने दोस्तों को भी बताएं इस हवाले से। बड़े एक मुखलिस इंसान है, तो सिंसियरिटी जो है वो बेटा एक होता है पढ़ाना, पढ़ा नहीं सकता है, ये बच्चा भी पढ़ा लेगा मुझे,
एक होती है सिंसेरिटी के साथ पढ़ाना। तो बेटा सिंसेरिटी के साथ पढ़ाना वो आपकी कामयाबी का बायस बनता है। तो इस चीज़ की कदर करें और इस चीज़ पे एम्फसाइज करें। थैंक यू वेरी मच। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो बेटा बताएंगे इंटरव्यू के हवाले से, क्योंकि अक्सर बच्चे जो होते हैं वो बड़े क्यूरियस होते हैं, बड़े मुतजस्सिस होते हैं इंटरव्यू के हवाले से। और बेटा आपकी 99% जो सिलेक्शन है इंटरव्यू में वो कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से होती है। अगर आप लोग अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो 99% किसी भी इंटरव्यू के अंदर आपकी सिलेक्शन हो जाती है। तो कम्युनिकेशन स्किल अपनी डेवलप करें। कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप की जाती है बेटा? अब इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इंजीनियरिंग नहीं है। ये बेटा आप लोग खुद ही इनहेंस कर सकते हैं। आप लोग लॉजिकल हों, कमिटेड हों, आप लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल। और यहाँ आके ये आप लोगों को फन है बेटा, यहाँ आप लोग आके बात करते हैं जब यहाँ लेक्चरेट होता है या ग्रुप डिस्कशन होती है, ये सर क्यों करवाता है, बार बार क्यों करवाता है? सिर्फ इसलिए है कि आपकी कामयाबी के पीछे आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। आप किसी भी इंटरव्यू के अंदर रिजेक्ट हो जाएंगे और आप ज़िंदगी के हर इंटरव्यू में एक्सेप्ट हो जाएंगे अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो ज़्यादा हो। तो बेटा आपकी कामयाबी में 99% आपकी कम्युनिकेशन स्किल का होता है। तो इंटरव्यू के अंदर तो 100% आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही आपकी कामयाबी का बायस बनती है। तो ये लेक्चरेट या ग्रुप डिस्कशन, ये इस किस्म के टास्क जो आप लोगों को सर देता है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपकी शख्सियत के अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो। ये किंग स्किल है बेटा, याद रखें। हर इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर 17 किस्म की स्किल होती हैं। 17 किस्म की स्किल पाई जाती हैं हर शख्सियत के अंदर। रूए ज़मीन के ऊपर जो भी इंसान आया उसकी पर्सनैलिटी के अंदर मुख्तलिफ 17 किस्म की स्किल है। लेकिन उन सब में जो किंग स्किल है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। इसको बेटा क्या कहा जाता है? 17 किस्म की शख्सियात के ऊपर सबसे बाला, सबसे ऊपर, सबसे जो किंग स्किल है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। तो आपकी ग्रुप डिस्कशन के अंदर, आपकी लेक्चरेट के अंदर, आपकी इंटरव्यू के अंदर अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल है तो 100% आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करेंगे, फोरम इसलिए डेवलप किए जाते हैं और इससे मैक्सिमम मुस्तफ़ीद हूँ। पिछले ग्रुप्स में मुझे भी मौका मिला यहाँ पढ़ाने का, तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स आए थे वो दूर दराज इलाकों के थे। इस एकेडमी के अंदर बड़े रफ एंड टफ थे, वो कुछ नहीं था। वो जैसे एक अंडे से निकला हुआ बच्चा होता है ना शुरू में, मैला कुचैला, वो बिल्कुल लाइक इस तरह थे। लेकिन जब 1 महीना यहाँ से गुजार के गए तो वो खुद कहते हैं, उनकी वीडियोस देखे, उनका लेक्चर सुने, उनकी डिबेट सुने, उनकी ग्रुप डिस्कशन सुने, बेटा 180 डिग्री के ऊपर उनकी पर्सनैलिटी चेंज हुई है। और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि मैक्सिमम हम उनको पार्टिसिपेट करने के लिए जहाँ कहते थे। हम कम बोलते थे, वो ज़्यादा बोलते थे। अक्सर मुझे सर टोक देते तो सर बैठे आप ना बात करें, इनको बोलने में। तो वो वाकई ऐसी था। उसकी वजह यह थी कि उनकी शख्सियत जो थी 1 महीने के अंदर लेक्चरेट के अंदर, स्पेशली ग्रुप डिस्कशन के अंदर, वो बड़ी बूस्टअप हुई। और इस वीडियो से डरते थे वो। अक्सर जब सर ऑन करता था तो अक्सर स्टूडेंट भाग गए इससे। लेकिन उनको बाद में पता चला कि इस वीडियो की बदौलत ही हमारी शख्सियत साजी और हमारी किरदार साजी वो काफ़ी हद तक वो बेटा क्या हुई, इम्प्रूव हुई। तो इस चीज़ से वो आप लोग घबराएं नहीं, क्योंकि फोर्सेस में जाना है तो इनिशिएटिव लेने के लिए तमाम काम आपको करने पड़ेंगे। आप लोगों को डाइव पे भी आना पड़ेगा, ग्रुप डिस्कशन भी करनी पड़ेगी, वीडियो भी बनानी पड़ेगी, इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। तो उसमें इनिशिएटिव लें, उसमें पीछे ना हटें। यकीनन 1 महीने के बाद आप लोग कहेंगे कि ये तमाम बातें जैसे अकेडमी की हमें करवाई गई हैं, इस क्लासरूम्स के अंदर करवाई गई हैं, उसमें आप लोगों की शख्सियत साजी और किरदार साजी में इम्प्रूव होने का बड़ा अहम किरदार था। ओके, आर यू गेटिंग मी? वुड यू गेट इट? यस सर, वुड यू गेट इट? जान हो ना, भरे हुए जान हो, आपकी एक्साइटमेंट हो। आर यू गेट इट? यस सर। आर यू गेटिंग मी? यस सर। गुड। एक्साइटमेंट, इसको कहते हैं एक्साइटमेंट। वो एक्साइटमेंट के बारे में आप सर ने अभी कहा है कि आप लास्ट में बताएं, तो मैं बताऊंगा। तो बल्कि पहले बता दूं सर? बता दें। अच्छा, ओके बेटा, इंटरव्यू के हवाले से बात हो रही है, कम्युनिकेशन के हवाले से बात हो रही है, तो इस सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं ताकि वो बीच में डिसकनेक्ट हो गई तो वो टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो बेटा देखें, इंटरव्यू के अंदर 3 चीज़ें हैं। स्पेशली मैं आपको अक्सर बताता हूँ, इंटरव्यू के अंदर आपके क्लासरूम में इंटर होने का स्टाइल देखा जाता है। आप लोग किसी भी क्लासरूम के अंदर इंटर कैसे होते हैं और वापस कैसे जाते हैं, एक बात। नेक्स्ट, किसी भी इंटरव्यू में आप चेयर के ऊपर बैठते कैसे हैं, आपका जो बैठने का स्टाइल है चेयर के ऊपर, ये भी जूम किया जाता है। नेक्स्ट, किसी भी इंटरव्यू के अंदर आप मुलाकात कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो बंदे जब मुलाकात करते हैं तो ये 3 बातें बुनियादी आपकी फिजिकली देखी जाती है इंटरव्यू के अंदर। आपका इनआउट, आपका चेयर के ऊपर बैठना और आपका किसी से मुलाकात करने का अंदाज। अभी इंटरव्यू हुआ ही नहीं है, ये 3 चीजें आपकी शख्सियत के अंदर पहले से देखी जा गई हैं, उन्होंने नोट की है। अब ये अक्सर इंडिविजुअल्स तमाम तर तैयारी के बावजूद इन 3 चीज़ों को उनको पता ही नहीं होता और वो कहते हैं हम इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गई। बेटा रिजेक्ट कैसे नहीं हो गए? नॉन वर्बल, ये जो आप लोगों की 60% इंटरव्यू इस चीज़ के ऊपर स्टैंड करता है, 40% आपका नॉलेज देखा जाता है, आपके एक्सप्रेशन देखे जाते हैं। अब बेटा अगर मैं सरसरी बताता हूँ, पैनल सर बैठे हुए यहाँ आप लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं,
एक बच्चा जब आता है, एंटर होता है कमरे के अंदर, अब देखिए उसमें बुनियादी बात यह है कि अगर दरवाज़ा बंद है इंटरव्यू रूम का, तो बेहतर यह है कि आप लोग जेंटल नॉक करें। जेंटल नॉक से मुराद ये है बेटा 3 दफ़ा टक टक टक, इसको कहते हैं जेंटल नॉक। जेंटल नॉक करने के बाद आप लोग दरवाजे के ऊपर ही ठहर कर परमिशन मांगे, और परमिशन का अंदाज आपका ऐसा हो, मे आई कम इन सर। जो सर का लफ्ज़ है उसमें एक्साइटमेंट हो, सर के लफ्ज़ में क्या हो, एक्साइटमेंट। मरी देखिए अभी जैसे आप लोग मरे हुए थे वैसी आवाज़ ना हो, उसमें एक्साइटमेंट हो। पहला आपका एक्सप्रेशन जिसमें एक्साइटमेंट थी, मे आई कम इन सर, ये आर्म लाइक टोन है। तो आप लोग इंटरव्यू दरवाजे में ठहर के आपने परमिशन, अगर परमिशन ग्रांट हो जाती है तो उसके बाद आप लोगों ने कैट वॉक के साथ आना है रूम में अंदर। कैट वॉक से मुराद क्या है बेटा, बिल्कुल कोई उसमें आवाज़ ना हो, कैट वॉक, बड़े सुकून से आपने आना है। फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू की चेयर यहाँ पड़ी हुई है और इंटरव्यूअर सर वहाँ बैठे हुए हैं, मेजर साहब, तो आपने बेटा यहाँ ठहरना है, यहाँ ठहरना है, ओके। यहाँ ठहरने के बाद जस्ट लाइक कैडेट्स, ये हाथ आपके इधर, सीना आपका कुशादा और टो को थोड़ा सा ऊपर करके, सर ये परमिशन मांगे। फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यूअर वहाँ बैठे हुए हैं, सर बैठे हुए हैं, ओके। आप लोग इंटरव्यू की वहाँ से कैट वॉक करते हुए आए, यहाँ ठहरे, डायरेक्ट नहीं बैठे, इंटरव्यू की चेयर की इधर ठहरे, हाथ बांधे, सर। सर कहने से मुराद ये है कि आप जस्ट लाइक कैडेट परमिशन मांग रहे हैं कि क्या मुझे इजाजत है बैठने की। अगर वो कहते हैं यस, अगर वो कहते हैं यस, तो बेटा आप लोगों को दो साइड है, एक साइड ये है बैठने की और एक साइड ये है। तो किस साइड पे बैठने, आपका जो राइट साइड है, आपने राइट साइड पे आके चेयर के ऊपर बैठ जाना है, ओके। अब बेटा बैठने के कितने अंदाज हैं, बैठने के में इस बात की समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। अब बैठने के बेटा 3 अंदाज हैं। एक अंदाज ये है कि सिट अपराइट। अक्सर सिट अपराइट से मुराद ये है कि बिल्कुल आप लोग 90 एंगल के ऊपर बैठे हैं, सिट अपराइट। आपकी जो कमर है ये क्योंकि फ्लैट है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी चेयर, और उसके साथ आपकी जो कमर का एंगल है वो 90 के ऊपर बने, बिल्कुल सिट अपराइट। आपकी जो पीठ है वो 90 एंगल के ऊपर हो, एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने लुक स्ट्रेट, बिल्कुल सामने देखना है, बिल्कुल सामने देखना है। ये नहीं अक्सर छत को देखते हैं, पहले दीवारों को देखते हैं, कोट्स जो लिखे हुए हैं उनको पढ़ने लग जाते हैं। नो, आप लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेट देखना है, किसको, इंटरव्यूअर को। एंड योर हैंड मस्ट बी रेस्टिंग इन बिटवीन लेग्स और इट शुड बी ऑन योर थाई। ये जो आपका हाथ है ये इन बिटवीन लेग हो या ये आपकी थाई के ऊपर हो। सिट अपराइट, लुक स्ट्रेट एंड योर हैंड मस्ट बी रेस्टिंग एट योर थाई और इट शुड बी इन बिटवीन योर लेग। ये प्रॉपर बैठने का अंदाज है फोर्सेस में इंटरव्यू का। आर यू गेटिंग मी? यस सर। मैं एक प्रैक्टिकली आप लोगों को थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। ये बेटा, ये मैंने कहा सिट अप, अब ये देखिए ये फ्लेक्सिबल है। अब मैं नहीं इसमें, अच्छा वो जो चेयर होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, आप लोगों ने स्ट्रेट। अच्छा इसमें 2 बातें, बहुत ज्यादा फॉर्मल भी ना हो, इस किस्म का फॉर्मल मीन्स आप थक जाएंगे। अगर आप फॉर्मल कहेंगे तो आपकी जो बॉडी मसल्स हैं वो 2 या 3 मिनट्स के अंदर आप लोग अनकंफर्टेबल स्टार्ट होंगे। ज्यादा नाइदर लूज नॉर वेरी टफ, इन बिटवीन आप लोगों ने रहना है, ताकि आप लोग ये बिल्कुल सिट अपराइट, सीना आपका निकला हुआ हो, ये थोड़ा सा ऊपर इधर, और ये जो हाथ है ये क्योंकि ज्यादा फॉर्मल है थाई के ऊपर, इसलिए इन बिटवीन लेग हूं। और ये जो बैठा है ये, इसको देखें, ये आपके, ये जितना ज्यादा आप इस पे जोर देंगे पाँव पे, ये जो आपके ऊपर वाला स्ट्रेचर है ये इतना खूबसूरत ठहरेगा। अगर ये नीचे वाले लेग्स आपके रिलैक्स होंगे तो इट मीन्स कि ऊपर वाली आपकी जो पोजीशन है वो ढीली ढाली होगी, वो स्ट्रेट नहीं होगी। तो इसलिए ये टो के ऊपर आप लोग थोड़ा सा जोर देंगे तो उसमें ये जान भी जान ये शेप भी आपकी बड़ी खूबसूरत बनेगी, सीना कुछादा, ओके। और बिल्कुल स्ट्रेट देखना है। Yes, sir. Yes. Any question? No, sir. Any confusion? No, sir. You can ask. You can throw any questions. No, sir. अगर कोई है तो। No, sir. ओके, नेक्स्ट वो बेटा है आप लोगों का जो इंटर होने की पोजीशन समझ आ गई, चेयर के ऊपर बैठने की पोजीशन समझ आ गई। अब मुलाकात, फॉर एग्जांपल अक्सर ISSB के अंदर कुछ इंटरव्यू ऐसे भी हुए हैं जिसमें जो ही एक कैंडिडेट इंटर हुआ है, बजाय बैठने के ऑफिसर्स ने कहा मुलाकात कर ले, पहले हाथ मिला लें। क्या मिला लें? हाथ मिला लें। अब बेटा मुलाकात के भी स्टेप्स हैं। आप लोग 2 आर्मी ऑफिसर्स को कभी मिलते हुए देखो, 2 आर्मी चीफ को कभी मिलते हुए देखो, 2 वज़ीर आज़म या सदूर को मिलते हुए देखो, तो बेटा वो इन स्टेपों के जरिए मुलाकात करते हैं। एक ये कि जब भी मुलाकात हो, एक जो आर्मी स्टिक होती है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास होती है, जो सारे जैसे ऑफिसर्स के पास एक स्टिक होती है आर्मी की, होती है नहीं होती? बेटा वो जो स्टिक का फासला है
उस फासले पे आप लोग मुलाकात करें, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं और ज़्यादा दूर भी नहीं। वो स्टिक का फासला बेटा आपके एक हाथ के आप लोग ले सकते हैं, इतना फासला रखें जब भी किसी से मुलाकात करें। समझ आ गई बात की? बेटा एक स्टिक का फासला हो और एक्साइटमेंट हो। एक फार्मूला मैं इस्तेमाल करता हूं SEX, जो सुन के आप लोग नेगेटिव जोन में चले जाते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव जोन में आने की जरूरत है। एक ये है कि आपके चेहरे के ऊपर स्माइल हो। S स्टैंड फॉर स्माइल, स्माइल। आपके चेहरे पे स्माइल हो। E स्टैंड फॉर यहाँ, E स्टैंड फॉर एक्साइटमेंट, सॉरी E स्टैंड फॉर यहाँ आई टू आई कंटैक्ट, आई टू आई कंटैक्ट। X ब्रिटन लैंग्वेज में यहाँ एक्साइटमेंट के लिए शुमार होता है। X स्टैंड फॉर एक्साइटमेंट। जब भी आप किसी से मुलाकात करें, चेहरे पे आपकी स्माइल हो। नेक्स्ट, आपकी आई टू आई कंटैक्ट हो। नेक्स्ट, आपके अल्फाज में एक्साइटमेंट हो। चौथी बात, एक फौजी स्टिक के फासले पे आप मुलाकात करें। तो ये जो मुलाकात होगी, ये बड़ा फॉर्मल मुलाकात होगी। आप किसी भी दो सदूर को, वज़ीर आज़म को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, दो आर्मी ऑफिसर्स को मिलते हुए देखें, मुलाकात करते हुए, दो कैडेट्स को मुलाकात करते हुए देखें, तो उनकी मुलाकात में ये फार्मूला होता है बेटा। क्या होता है? ये फार्मूला होता है। ठीक है। अच्छा, ये अक्सर ये इसमें जान होनी चाहिए। इसमें जब हो तो ज्यादा हाथ ऊंचा भी नहीं, इधर ही रखना है ज्यादा हाथ, और ये हाथ आप इधर हो, सीना कुशादा हो, चेहरे पे स्माइल हो, आई टू आई कंटैक्ट और एक्साइटमेंट हो। अस्सलाम वालेकुम सर, एक्साइटमेंट। अस्सलाम वालेकुम सर, एक्साइटमेंट है। आवाज में क्या है? सीना कुशादा है, आई टू आई कंटैक्ट है, एक आर्मी स्टिक के फासले पर है, चेहरे पे स्माइल है, हल्की सी स्माइल भी होनी चाहिए। अक्सर ये देखा गया है, अक्सर ये फोर्सेस के बारे में है कि फोर्सेस बहुत संजीदा होते हैं, वहाँ हंसना नहीं चाहिए। बेटा जो स्माइल का कॉन्सेप्ट है, ये सिविल लाइफ के अंदर भी है और ये फोर्सेस लाइफ के अंदर भी है। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि वहाँ एक होते हैं लॉफ, एक होता है कहका लगाना, एक होती है हल्की सी स्माइल। ये बड़ा हल्की सी स्माइल फोर्सेस के अंदर भी उतनी ही है जितनी सिविल लाइफ के अंदर है। अक्सर कॉन्सेप्ट ये है कि फोर्सेस क्योंकि बहुत संजीदा है तो वहाँ आप लोगों ने स्माइल नहीं करनी। लो, हल्की सी स्माइल फोर्सेस के अंदर भी है और ये स्माइल आप लोग इंटरव्यू के अंदर भी रख सकते हैं अपने चेहरे के ऊपर। बहुत ज़्यादा संजीदगी वो बेटा आपकी कराहत की, आपकी जिद की, आपकी अनाद की वो अलामत कंसिडर की जाती है। और ये चीज़ें न सिविल लाइफ के अंदर काबिल कबूल है और न फोर्सेस लाइफ के अंदर काबिल कबूल है। हल्की सी स्माइल आपके चेहरे के ऊपर इंटरव्यू के दौरान और मुलाकात के दौरान होनी चाहिए। सर जी सर। तो ये बेटा कोई सरसरी साहब ने ऑर्डर किया था मुलाकात के हवाले से, इंटरव्यू के हवाले से। अब इसमें एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? कोई मुलाकात आप लोग आज से जब भी दोस्त आपस में कमरे में मिले, सर से मुलाकात करें, कोशिश करें इस अंदाज में करें ताकि प्रैक्टिस डेवलप हो। जब भी क्लासरूम में इंटर हूँ, चाहे इस एकेडमी के क्लासरूम में इंटर हूँ, उस फार्मूले को लेकर आप लोग क्लासरूम में इंटर हूँ और उस फार्मूले को लेकर आप लोग क्लासरूम से बाहर जाए। नेक्स्ट, जब भी इस चेयर के ऊपर बैठें, इस फार्मूले को अपने जहन में रखकर चेयर के ऊपर बैठें, ताकि यह है कि जब आप लोग इंटरव्यू के अंदर जाए तो पहले से प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस एक दिन में नहीं होती बेटा, उसके लिए आपको टाइम चाहिए, कम से कम 1 महीने का टाइम चाहिए। तो ये 1 महीना आप लोगों को इसलिए तो दिया जाता है, इस 1 महीने के अंदर वो तमाम प्रैक्टिस कर ले जो आप लोगों की शख्सियत साजी और किरदार साजी में अहम किरदार अदा करे। कोई गल समझ आ रही है? इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जितनी मैंने बातें की। सर वापसी का तरीका? हाँ बेटा ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। बेटा वापसी फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरव्यू हो गया, आप लोग चेयर से बिल्कुल आराम से उठेंगे। आराम से उठने के बाद फौरन आप लोगों ने भागना नहीं है, बल्कि आप लोग आराम से उठे, स्मूथ। उठने के बाद आप लोगों ने, अब इसका भी ये लेफ्ट है आपका हाथ, ये बेटा आपका क्या है? राइट। कोशिश करें कि राइट साइड से ही जाए। किससे जाएं? राइट साइड पे जाके अपनी पोजीशन पे आ जाएं। जैसे आप लोगों ने बैठने के लिए पोजीशन मांगी थी, इधर पोजीशन पे आ जाएं, जस्ट लाइक कैरेट। सर इजाजत मांग के विद टो स्टेप विद कैट वॉक आप लोग एग्जिस्ट करें। क्लियर? यस सर। क्या नहीं? एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है सर। क्लियर? यस सर। ये वो बातें हैं बेटा जो नोट करने से ताल्लुक रखती है। बेशक आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करें, लेकिन इन तमाम बातों के ऊपर सिर्फ इंटरव्यू में अमल नहीं करना, बल्कि आज से ही अपने रूम में, अपने क्लासरूम में बैठते उठते इन तमाम बातों की प्रैक्टिस करें। ओनली प्रैक्टिस विल एनेबल यू टू मेक योर सक्सेस इन द ग्राउंड ऑफ ISSB। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी आप लोग ISSB में कामयाब नहीं हो सकते बेटा। प्रैक्टिस एंड नथिंग बट प्रैक्टिस। तो और चलो ये सिलसिले गुफ्तगू बात ज़्यादा हो रही है। अब चूंकि इंटरव्यू के ऊपर ही बात हो रही है तो बीच में वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बाद में अगर मैं कुछ ये बातें बताऊंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अब बेटा इंटरव्यू में जो पहला बुनियादी सवाल होता है आप लोगों का,
मैं अगर इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं सवाल यह करूँगा, वाई वी शुड हायर यू। आप अगर ISSB में आए हैं, कोहाट में हैं, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ फोर्सेस का, तो मेरा पहला सवाल इंडिविजुअल से ये होगा कि बेटा मैं आपको क्यों हायर करूँ पाकिस्तान आर्मी के अंदर, वाई आई शुड हायर यू। 5 अल्फाज का मेरा सवाल होगा, और ये सवाल 1 मिलियन का सवाल है। किसने कहा है? 1 मिलियन का। 1 मिलियन का सवाल है। तो बेटा आपका जवाब क्या होगा? जी, मैं आपको क्यों सिलेक्ट करूं? आप में ऐसा क्या है कि मैं आपको पाकिस्तान आर्मी में सिलेक्ट करूं? यहां भी आप लोगों ने कन्वेंशनल जवाब नहीं देना, जिसकी वजह से आप लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। जी, So because I am confident, sir. नो जी, Sir, because I have a passion to join army. Passion is sir. Sir, because I have the ability to become an army officer. मेरे ख्याल में, मेरे नजदीक इसका बेहतर आंसर ये है, सर यू शुड हायर मी इन पाकिस्तान आर्मी बिकॉज आई बिलीव दैट आई एम परफेक्टली फिट फॉर दैट वेरी जॉब। यहां से आप आगाज करेंगे, सर यू शुड हायर मी इन पाकिस्तान आर्मी एज आई बिलीव दैट आई एम परफेक्टली फिट फॉर दैट वेरी जॉब। अब ये सेंटेंस जुमला पहले ही अगर आप लोग बोलेंगे, इट मीन्स कि आपका एतमाद छत को छू रहा है। समझ आ गई? Yes, sir. तो वो देखते ही ये आउट ऑफ द वे जाके आंसर है। अब आप कहेंगे कि बाय प्रोफेशन, बाय बर्थ, आप लोग क्या कहेंगे? बाय बर्थ आई हैव द पैशन टू जॉइन फोर्सेस लाइफ। By birth, I have the passion to join the Pakistan Army, and I think the platform of Pakistan Army is much better to fulfill all my dreams. ये वो ड्रीम है, ये वो प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान आर्मी का जो मैंने ख्वाब देखे थे बचपन में। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान आर्मी का जो प्लेटफॉर्म है, ये मेरे तमाम उन ख्वाबों को फुलफिल करेगा जो ख्वाब मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, जो मैंने बचपन में देखे हैं, जो मेरे पैशन में है, जो मेरे ब्लड में है। उन तमाम आंसर का जवाब आर्मी के प्ले ग्राउंड में है, उसका आंसर का जवाब वो ISSB के मैदान में है। आई हैव द पैशन to do some adventure, to do some special. By birth, I have the passion to do some adventure, to do some special in my life. And I think the platform of Pakistan Army Do some To special. do some adventure. in my life. And I think the platform of Pakistan Army, and I think the platform of Pakistan Army can fulfill my desires, can fulfill my dreams. Furthermore, कॉमा देके आगे लिखें furthermore, एक लाइन और भी लिख लें। Furthermore, I know the art. मेरे अंदर ये फन है। I know the art to fit with culture and team easily. I know the art to fit with culture and team easily. आप लोग इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे, कोई थ्योरम आप लोग डिराइव नहीं करेंगे। सिर्फ एक लाइन के अंदर आप लोगों ने जवाब देना होता है, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे आपका इंटरव्यू है हो। फोर्सेस के जितने भी इंटरव्यू या एकेडमिक्स के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं और एक ही लाइन में उनका आंसर होता है। नट उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सिर्फ कोई मैथ MSc मैथमेटिक्स का एग्जाम नहीं हो रहा, सिर्फ वो बेसिक बुनियादी चीजें देखते हैं, आटे में नमक के बराबर। वो इंटरव्यू में सिर्फ एक आध क्वेश्चन थ्रो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या है, ये नहीं कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप लोग पूरी डेरिवेशन करें, पूरा प्रूफ करें, उसको डिराइव करें। नो, न एकेडमिक्स के अंदर उनके पास इतना टाइम होता है कि एक एक चीज़ की कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन नहीं होती, कोई डेरिवेशन नहीं होती, कोई उसको आप लोग एकेडमिक्स के अंदर चीज़ें आ रही हैं जिनको जो इंटरव्यूज में इनिशियल और ISSB जो हमारी नज़र होती है, हमें पता होता है, तो स्टूडेंट्स हमारे साथ शेयर करते हैं बातें। तो जो चीज़ें इनिशियल ISSB इंटरव्यू या एकेडमिक्स के अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स की चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, पहले तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, उन पे एम्फेसाइज करें, फोकस करें। जी, फॉर एग्जाम्पल ये बड़ी बुनियादी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी, चाहे वो मैट्रिक हो या चाहे वो FSC हो, वहाँ आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इंटरव्यू में मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं आपको कहूँगा कि इसका प्रूफ करके दिखाओ कि ये 1 कैसे है। मैं कहूँगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, आप कहेंगे 1।
मैं फिर कहूँगा, मैं इसी सवाल को क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ। अगर हमेशा होता ही है, जो सवाल आपसे पूछा जाता है उसका लिंक या क्रॉस क्वेश्चन वो फौरन थ्रो करता है आपके ऊपर, वो इसको घुमा देगा, वो कहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन को फिर घुमा दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब एक फार्मूला था, एक फार्मूले से कितने फार्मूले बन गए? 3 फार्मूले बन गए नहीं बन गए? देखिए ना, फॉर एग्जांपल ये 1 इधर ठहरा है ना, अब इस साइन को हमने उठाया उधर ले गया, तो जो चीज जमा में है तो इज इक्वल टू उस साइड पे जाके क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। ये मैथ का असूल है कि जो चीज इज इक्वल टू के इस साइड पे जमा में है, वो जब इज इक्वल टू के उस साइड पे जाएगी तो माइनस हो जाएगी। जो चीज इधर माइनस में उस साइड पे जाएगी तो जमा हो जाएगी, जो चीज इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, जो डिवीजन में उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, उलट हो जाती है। ओके, तो इसलिए मैंने इसको 1 माइनस साइन किया, काज अपनी जगह पे ठहरा हुआ है काज स्क्वायर, ये साइन अपनी जगह पे ठहरा हुआ है, इसको मैं उधर ले गया तो 1 माइनस। क्लियर? इस तरह छोटे छोटे ट्रिक देखे जाते हैं। पहले इन फार्मूला को नोट करें। नेक्स्ट, टाइम चूंकि कम है तो हम पहले इधर एंड इधर जाते नहीं है, हम बुनियादी फार्मूलों की तरफ आते हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं या एकेडमिक्स में आते हैं। जी, साथ साथ नोट करते जाएं क्योंकि टाइम इतना नहीं है। लिखो साथ साथ, ठीक है। साथ साथ नोट भी करते हैं। अच्छा, ये बेटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये भी आपको पता है कि टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, या आपको पता है कि सीकेंट थीटा बराबर होता है किस चीज़ के? 1 बाई कॉस थीटा। और कोस सीकेंट थीटा किस चीज़ के बराबर होता है? अच्छा, एक चीज़ याद रखें, यहाँ एस है तो यहाँ सी होगा, यहाँ सी है तो यहाँ एस होगा डिवाइड में। ठीक है, अब देखें, एक फार्मूला था, एक फार्मूले से 3 फार्मूले निकला, 6 फार्मूला तो इधर हो गए, ये चौथा है, ये 5वां है और ये छठा है। ठीक है, लिखे, नोट करें, नोट करें। सर ये सीकेंट थीटा है जी, सीकेंट 1 ओवर कॉस, वो सीकेंट होता है 1 ओवर साइन के बराबर होता है। सर तो क्वेश्चन नंबर ये जो आपने सेकंड फार्मूला लिखा है इसमें तो 1 अपॉन कोसिकेंट आएगा या कॉस? ना ना, कोसिकेंट नहीं, कॉस आएगा, कॉस आएगा। वो कोसिकेंट का लिखवाता हूँ, पहले ये लिखें। अच्छा बेटा, एक होता है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला? आता है? अब ये कई बार आ चुके हैं, हालांकि ये बात वो है जो मैट्रिक में एफएससी में आप इसमें आप ये बताएंगे आप लोग प्री मेडिकल के कितने बच्चे हैं, प्री इंजीनियरिंग के कितने बच्चे? प्री मेडिकल वाले आप लोग प्री मेडिकल के हो? जी हाँ, इसलिए तो प्रॉब्लम है। खैर कोई नहीं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना। इसलिए तो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ टू द पॉइंट चल रहा है। मैंने कहा कोई प्रूफ नहीं होता, कोई मैथमेटिकल सवाल हल नहीं करना पड़ता, सिर्फ बेसिक फार्मूले आते हैं एकेडमिक्स और इंटरव्यू के अंदर। जो चीज़ें लिखवा रहा हूँ ये नफ है, बस इन्हीं चीज़ों को पकड़ लें, इधर उधर बिल्कुल ना आ जाए। ओके, यस सर। प्लस माइनस बी कुछ है सर? x is equal to a square plus 4 into root 4 नहीं नहीं, प्लस माइनस बी और आई थिंक माइनस 4ac लिखें लिखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें और इसको सर्च करें। लिखें लिखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका फार्मूला सर्च करें, लिखें, नोट करें। इसको आप लोगों ने सर्च करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला। अच्छा, एक फार्मूला है आप लोगों का, क्योंकि इसमें प्लस माइनस जो है वो मेरे ध्यान में भी नहीं है, गलती हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सर्च करें। अच्छा, आप सारे यहाँ देखें, सारे ब्लैक बोर्ड की तरफ देखें, सारे इधर देखें। बेटा आपको पता है, मुझे भी पता है, और ये कितनी बार इंटरव्यू के अंदर सवाल आ चुका है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। अच्छा, इसमें मैं बताता हूँ अभी माइनस प्लस क्या होता है? प्लस माइनस क्या होता है? प्लस प्लस क्या होता है? अब बेटा ये चीज़ जब आ जाती है, अक्सर इंटरव्यू में ये पूछा गया है कि बेटा ये होता क्यों है, इसका लॉजिक है। अब इसका लॉजिक चूंकि एक लाइन के अंदर है तो वो पूछता है, अगर ज्यादा प्रूफ है तो वो नहीं पूछता। अब इसका लॉजिक एक लाइन के अंदर है, ये माइनस माइनस प्लस क्यों हो जाता है बेटा, किसी को पता है?
पता है? किसी को नहीं पता? तो यार क्यों 12 जमातें आप लोग पढ़ के आए हो मैथमेटिक्स, अब कितनी बुनियादी बात है जो आप लोगों को मतलब सेम हो। नहीं सेम को छोड़ो, मुझे समझाओ ये कैसे हो गया, माइनस माइनस प्लस कैसे हो गया? बेटा याद रखें, माइनस को समझें दुश्मन, माइनस को समझें दुश्मन, प्लस को समझें दोस्त। ओके बेटा, रूए ज़मीन जब से तख्लीक हुई है आपको पता है कि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? ये दुश्मन है, सर का दुश्मन है और मेरा भी दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन क्या होगा? दोस्त होगा। समझ आ रही है बात की? बेटा दुश्मन का दोस्त क्या होता है? दुश्मन का दोस्त क्या होता है? दुश्मन होता है। होता है नहीं होता? दोस्त का दुश्मन क्या होता है? सोचना नहीं, मैं तुक्का में जवाब ना दे। दोस्त का दुश्मन क्या होता है? अच्छा बेटा, दोस्त का दोस्त क्या होता है? सर का कोई दोस्त है, मेरा दोस्त है, तो दोस्त का दोस्त क्या हो गया? दोस्त ही हो गया ना। लॉजिक है ना इसके पीछे। अब इतना छोटा सा लॉजिक को पूछते हैं, ज़्यादा प्रूफ नहीं पूछते हैं, कैलकुलेशन नहीं पूछते हैं, आप लोगों ने कोई चीज़ रिवाइज नहीं करनी, सिर्फ आप लोगों ने टेक्निकली आज ये चीज़ क्लियर हो गई। जो चूंकि यहाँ बायो के स्टूडेंट बैठे हैं तो मैं रिव्यू कर लूँ, रिवाइज कर लूँ, रिविजिट कर लूँ। ये लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा, ये लफ्ज़ सुना है कि नहीं सुना? सुना नहीं? बेटा जब भी कोई मैथमेटिक्स की, जिनको पता नहीं है एक लाइन में बताता चलूँ, जब भी मैथमेटिक्स की कोई सीरीज़ हो तो उस सीरीज़ के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने डिवीजन कर क्या करना है? डिवाइड। फिर उसके बाद क्या करना है? फिर उसके बाद क्या करना है? फिर उसके बाद क्या करना है? कोई भी सीरीज़ है, सीरीज़ के अंदर आप लोगों ने पहले डिवाइड पे जाना है, फिर मल्टीप्लिकेशन पे जाना है, फिर एडिशन पे जाना है और आखिर में, तो वो आसानी से हल हो जाएगी। अगर आप लोग यहाँ से जाएंगे तो फिर हल नहीं होगी, इसको पकड़ेंगे तो फिर हल नहीं होगी। तो ये दिमाग का कॉन्सेप्ट भी अपने माइंड के अंदर रखें। अच्छा एक चीज़ है बेटा जो अक्सर ये अभी रिसेंटली जो अभी हुए हैं उनमें आई है, रिसेंटली जो आपके ISSB के हुए हैं बेटा और इनिशियल के हुए, एक होता है डिसाइल, एक होता है परसेंटाइल और एक होता है क्वार्टाइल। कभी सुना है? क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल, यही सवाल अभी पता किए गए, वो बताता हूँ। एक होता है क्या बेटा? डिसाइल, एक होता है परसेंटाइल और एक होता है क्वार्टाइल। जी बेटा ये तीन चीज़ें हैं और इसका ताल्लुक भी और मैथमेटिक्स के साथ है, लेकिन अक्सर बच्चों को पता नहीं होता है। लेकिन बेटा कोई भी सीरीज़ है जब उसको हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं तो उसको कहते हैं क्वार्टाइल। जब कोई सीरीज़ है, इधर देखें क्वार्टाइल, मैं पहले क्वार्टाइल पे आता हूँ। कोई सीरीज़ है, ये सीरीज़ है, ओके, इसको जब मैं 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करता हूँ तो इसको कहते हैं क्वार्टाइल। 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करूँगा तो 1 2 3, अब हिस्से कितने बन गए? 4 बन गए ना। इसको क्या कहते हैं बेटा? क्वार्टाइल। अब इसका फार्मूला लिखे, अब यहाँ से आपने फार्मूला लिखना है। वो कहेगा कि क्वार्टाइल होता क्या है, आप कहेंगे कि किसी भी चीज़ को जब हम 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं वो क्वार्टाइल है। वो कहेगा इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला लिखे। जब किसी चीज़ को 4 मसावी हिस्सों में तकसीम करते हैं तो वो क्वार्टाइल बन जाता है। 1 + nth डिवाइडेड बाई 4। अब ये किसी भी बच्चे को नहीं आता था, हालांकि सबने मैथ्स पढ़ी हुई थी। आप लोग 1 + n 1 + nth इसको कहते हैं, मैं थोड़ा बाद में nth डिवाइडेड बाई 4। इस तरह परसेंटाइल है। अब परसेंटाइल क्या है? जब आप किसी भी एक्सप्रेशन को 100 मसावी हिस्सों के अंदर तकसीम करते हैं, कोई भी सीरीज़ है, अब उसको जब आप 100 मसावी हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं तो वो बेटा परसेंटाइल बन जाती है। इस तरह कोई सीरीज़ है, कोई एक्सप्रेशन है, जब उसको आप 10 बराबर मसावी हिस्सों में तकसीम करते हैं तो वो डिसाइल बन जाती है। क्या बनती है? डिसाइल। एक क्वार्टाइल होता है जिसको 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक परसेंटाइल होता है जिसको 100 बराबर, और डिसाइल जिसको 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसकी एक लाइन की पहले डेफिनेशन लिखे, यही सवाल अभी आए थे। क्वार्टाइल सर ये फार्मूला दोबारा मैं वो बता दो, पहले डेफिनेशन लिखे फिर मैं फार्मूला लिखवाता हूँ। पहले डेफिनेशन पहले लिखे परसेंटाइल, ये लिखे क्वार्टाइल का फार्मूला लिखे। व्हेन वी डिवाइड अ सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट इट इज कॉल्ड क्वार्टाइल। आप लोगों को वो चीजें बताएंगे जो टू द पॉइंट है, जो महवर और मरकज है। इधर जिधर जाने की जरूरत ही नहीं है, टाइम जाया करते हो। When we divide a series into 4 equal parts,
इट इज कॉल्ड क्वार्टाइल। और उसका क्वार्टाइल का ये फार्मूला लिखा सर, क्या है सर ये? 1 प्लस nth डिवाइडेड बाई 4। आप लिखें परसेंटाइल क्या होती है? व्हेन वी डिवाइड अ सीरीज इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, उसको कहते हैं परसेंटाइल। जब किसी सीरीज को, किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं 100 हिस्सों में, चाहे वो खानदान तकसीम हो, चाहे वो घर तकसीम हो, चाहे जायदाद तकसीम हो, चाहे कोई मैथमेटिक्स की सीरीज तकसीम हो, 100 इक्वल पार्ट में, तो हम कहते हैं ये डिवीजन जो हुई है ये परसेंटाइल तरीके से हुई है। किससे हुई है? हाँ। अक्सर जो घरों की विरासत है वो क्वार्टाइल तरीके से होती है, खानदानों की विरासत जो होती है अक्सर वो डिसाइल तरीके से होती है, कबीलों की जो विरासत होती है वो परसेंटाइल तरीके से होती है। ठीक है, लिखें। अच्छा लिखें परसेंटाइल व्हेन वी डिवाइड अ सीरीज इनटू 100 इक्वल पार्ट, परसेंटाइल हो गई। डिसाइल लिखें व्हेन वी डिवाइड अ सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, इट इज कॉल्ड डिसाइल। सर फार्मूला तो सेम होगा, मतलब 4 की जगह नहीं, हाँ उसके इसकी जगह बेटा ये 10 हो गया, ये 100 हो गया। डिसाइल परसेंटाइल की समझ आ गई, एनी क्वेश्चन इनके फार्मूले भी, डेफिनेशन भी समझ आ गई, क्लियर हो गया। और इससे पीछे डिमास भी समझ आ गया था, उससे पीछे जो रूल हमने बताया कि माइनस माइनस प्लस क्यों होता है उसकी भी समझ आ गई। और वो इंटरव्यू में पता किया गया है कि माइनस माइनस प्लस क्यों होता है, उसने कहा नहीं होता है, उसने कहा नहीं होता, मुझे लॉजिक बताओ। तो लॉजिक ये है, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त का दुश्मन क्या होता है? दुश्मन का दोस्त क्या होता है? दोस्त का दोस्त क्या होता है? हाँ जी, क्लियर। चलो जी आगे जाएं, ये मैं थोड़ा स्पीड में हूँ क्योंकि टाइम कम है। ओके, अरिथमेटिक मीन क्या होती है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है, हार्मोनिक मीन क्या होती है, लिखें। नोट करने वाला जिसको सर्च करें, एक एक लाइन की डेफिनेशन है। अरिथमेटिक मीन एक, दूसरा लिखें ज्योमेट्रिक मीन, तीसरा लिखें हार्मोनिक मीन। इसकी एक एक लाइन की डेफिनेशन और एक एक लाइन का फार्मूला। अरिथमेटिक मीन का तो फार्मूला मैं बता देता हूँ। अरिथमेटिक मीन क्या होता है बेटा? जब आप सीरीज को सम अप करते हैं, कोई भी आपकी सीरीज है उसको कहते हैं समीशन एक्स। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक्स है, ये इस एक्स में कितने हैं बेटा? 8 है। इनको जमा करेंगे, क्या करेंगे? 5 और 3 8, 8 और 2 10, 11 16 18 19 और एक कर लें 20। क्या कर लें? तो ये बेटा इसको जब समीशन से मुराद किया, जब जमा किया तो कितना आया? 20। अब इनको गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, एन से मुराद क्या है? टोटल नंबर कितने हैं? 8 है। इसको डिवाइड करें, जो भी जवाब आएगा इट मीन्स कि आपने अरिथमेटिक मीन निकाला है। ये साथ साथ में हाल भी टाइम कम है वरना फार्मूला लिखवाता ताकि समझाने के लिए। क्लियर हो गई? समीशन एन डिवाइडेड बाई, इसको कहते हैं अरिथमेटिक मीन। अब ये बुनियादी चीज है, वो कहते हैं आप मैथ्स पढ़ के आए हैं 12 साल, आप अरिथमेटिक मीन के बारे में जानते हैं, वो बैठा ही होता है गुमसुम। ठीक है, और ये सर्च करें, कुछ मैं होमवर्क भी दूंगा ना आप लोगों को। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के अंदर लॉग ऑफ एक्स होता है, हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल कहते हैं उलट। ठीक है, हार्मोनिक मीन लिखें, हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन, हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ जियोमेट्रिक मीन। अब जियोमेट्रिक मीन की डेफिनेशन आप लोगों ने खुद सर्च करनी है। जानबूझ के हम काम भी देते हैं ताकि नेट खोलकर भी आप लोग काम करें, ऐसा नहीं कि इधर से भाग के चले गए। ठीक है, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन बता रहा हूँ। हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ जियोमेट्रिक मीन। अब जियोमेट्रिक मीन क्या है ये आप सर्च करके बताएंगे। कुछ खुद भी करो ना, है ना, देखिए थोड़ा थोड़ा सा आपको ज्ञान देंगे। अच्छा ये यही चीजें तीनों ये अभी रिसेंटली पता की गई है 147 में, 147 में। अच्छा बेटा एक चीज, ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आप लोगों ने पढ़ी है ना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, पढ़ी है। और ये बेटा इन 3 इक्वेशंस में से एक सवाल वो लाजमी करता है। अक्सर अगर जो भी मैथ्स में बैठा हुआ उधर कोई बच्चा होगा या फिजिक्स से रिलेटेड होगा वो आपको कहेगा
बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? क्या कहेगा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन आते हैं। यस सर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? इस तरह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से पता करता है, वो है आपके पास 2s VAD प्लस हाफ AD स्क्वायर ये है सेकंड, ये थर्ड। सेकंड लिखे हैं s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर प्लस हाफ AT का स्क्वायर। ये लिखे तीनों, मेडिकल वाले खासकर, उनको पता नहीं होता, तो ये क्लास तमाम के लिए है। अच्छा बेटा, ये फिजिक्स की जब बात आ गई ना, फिजिक्स की, तो वो कहेगा ये तीन इक्वेशन से हैं, तीन इक्वेशन के फार्मूले फिंगर एंड पे सबको आने चाहिए, चाहे वो मेडिकल वाले है चाहे इंजीनियरिंग वाले। ये बिल्कुल मैं वो बातें बता रहा हूँ जो निहायत इंपॉर्टेंट है, इनिशियल के हवाले से, ISSB के हवाले से, जो इंटरव्यू में पता की जाती हैं और जो एकेडमिक्स में आती हैं। मैं इधर एंड इधर नहीं जा रहा, अप टू द मार्क और टू द पॉइंट। आपका टाइम बचाते हुए इन चीज़ों को फोकस करें और बेफिक्र हो जाए, बाकी अपनी तैयारी करें, बाकी मैथ्स और फिजिक्स की टेंशन ना लें। समझ आ रही है? यस सर। ये लिखिए, यस सर। लिखिए, यस सर। ये बेटा है s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ। ये सेकंड है, थर्ड है सर? ये बेटा सेकंड है, ये थर्ड है। अच्छा सही है। इक्वेशन ऑफ मोशंस, ये सिर्फ इसको डिफाइन करने का आपको कहा जाएगा। ये फर्स्ट न्यूटन्स लॉ है फिजिक्स के अंदर, वो क्या है? किसी को आता है तो सिर्फ हाथ खड़ा करे। सेकंड न्यूटन लॉ किसी को आता है तो हाथ खड़ा करे। थर्ड जिसको आता है तो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। देखिए, पहला लॉ ये है कि किसी बैरूनी जिस्म की गैर मौजूदगी में एक साकिन जिस्म हमेशा साकिन रहेगा और एक मुतहरक जिस्म हमेशा हालत हरकत में रहेगा। कब तक? जब तक कोई बैरूनी कुव्वत उसके ऊपर असरअंदाज ना हो। एक चीज़ है, हालत सुकून में इधर पड़ी है ना, सर अगर नहीं आती इस रूम के अंदर तो ये 10 साल इधर पड़ी रहेगी। कोई भी चीज़ हालत सुकून में है वो 10 साल हालत सुकून में रहेगी, और कोई भी चीज़ हालत हरकत में है तो वो हमेशा हालत हरकत में रहेगी। कब तक? जब तक कोई बैरूनी कुव्वत उसके ऊपर असरअंदाज ना हो। यह है फर्स्ट न्यूटन्स लॉ, पता किया गया। अब आप देखते हैं कि फुटबॉल को जब हम फेंकते हैं तो थोड़ी देर जाके फुटबॉल रुक जाती है। मैंने ये कहा कि जब तक कोई बैरूनी कुव्वत उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स असरअंदाज ना हो तो वो चलती रहेगी। लेकिन क्योंकि फुटबॉल रुक जाती है, बेटा फुटबॉल क्यों रुक जाती है? तीन कुव्वतें होती हैं, तीन कुव्वतें होती हैं। एक जमीन की कशिश की कुव्वत जो फुटबॉल को नीचे की तरफ खींचती है, अपोजिट जो मुखालिफ हवा आ रही है वो उसको रोकती है बेटा, और उसका जो अपना वजन होता है फुटबॉल का। ये तीन एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, ये बैरूनी कुव्वतें हैं। मैंने कहा बैरूनी कुव्वतें किसी भी चीज़ के ऊपर जब असरअंदाज होती हैं तो वो हालत हरकत वाली चीज़ को हालत सुकून में ले आते हैं और हालत सुकून की चीज़ को हालत हरकत में ले जाते हैं। लेकिन ये बैरूनी कुव्वत हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट। इस तरह थर्ड लॉ क्या कहता है बेटा? थर्ड लॉ ये कहता है एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। जिंदगी में, कायनात में हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है। हमेशा ये अमल और रद्द-ए-अमल आपस में बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में होते हैं। एक्शन और रिएक्शन क्या? फॉर एग्जांपल, मैं किसी को मुक्का मार रहा हूँ तो रिएक्शन में क्या होगा? उससे फोर्सफुल मुक्का आएगा, उससे आएगा नहीं आएगा? मैं इधर मुक्का जितनी जोर से मारूंगा मुझे दर्द तकलीफ भी उतनी शिद्दत से होगी जितनी शिद्दत से ये मुक्का मारूंगा, है नहीं है? तो इसलिए कहते हैं एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट रिएक्शन मुझे दर्द की शक्ल में मिल रहा है, जो मैं एक्शन कर रहा हूँ उसका अपोजिट रिएक्शन किस शक्ल में मिल रहा है? दर्द की सूरत। एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। कायनात के अंदर हर एक्शन का रिएक्शन होता है, वो कुव्वत में बराबर, लेकिन मुखालफत में क्या होते हैं बेटा? वो ज्यादा होते हैं, फोर्सफुली। सर ये मोशन कैसे? ये तीसरा सेकंड लॉ है, ये न्यूटन का एक ही फॉर्मूले के तीन है। ये सेकंड लॉ है। क्या है सेकंड लॉ? पहला लॉ क्या कहता है कि F इज इक्वल टू Ma। हमेशा कायनात में जो भी कुव्वत लगती है, चाहे जिस कुव्वत के साथ आप चेयर को उठा रहे हैं, जिस कुव्वत के साथ आप वॉक कर रहे हैं, किसी भी कुव्वत के साथ आप किसी भी चीज़ को घसीट रहे हैं, तो बेटा वो कुव्वत हासिल ज़रब के बराबर होती है आपकी मास और एक्सेलरेशन के। मास और एक्सेलरेशन के हासिल ज़रब को फोर्स कहते हैं, कुव्वत कहते हैं। और ये न्यूटन का क्या बेटा? सेकंड लॉ, इसको नोट करें। और इसके तीन मुख्तलिफ फार्मूले हैं। हमेशा मास वो फोर्स बाई एक्सेलरेशन की बराबर होती है और एक्सेलरेशन बराबर होता है आपका फोर्स बाई मास। ये लिखें, नोट करें। मैं बहुत जल्दी में आप लोगों को बड़ी अहम चीज़ें बता रहा हूँ, बड़े मुख्तसर आधे घंटे में मैंने बहुत चीज़ें दे दी आप लोगों को। आगे जाए, और ये वो चीज़ें हैं जो इधर उधर नहीं जाना, इधर इधर नहीं जाना। नेक्स्ट आ जाए बेटा,
ये क्लियर हो गया? 3 इक्वेशंस भी क्लियर हो गई, 3 लॉज भी क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? एक बड़ा लॉ ऑफ इनर्शिया भी होता है। लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, आपको अक्सर कहा जाता है कि इनर्शिया क्या है। फॉर एग्जांपल, जब आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं, गाड़ी जिस रफ्तार के साथ सफर कर रही होती है, आप भी उसी रफ्तार के साथ गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं। उसी रफ्तार के साथ अगर 120 किलोमीटर के घंटे की रफ्तार से गाड़ी जा रही है, तो बेटा आपकी बॉडी की पोजीशन भी 120 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से हरकत में होती है। इसलिए जब गाड़ी ब्रेक लगाती है तो आपका आगे वाला जिस्म आगे की तरफ झुक जाता है। ओके, क्यों? आपका जिस्म हालत हरकत में होता है, आपको महसूस होता है कि हम हालत सुकून में होते हैं। फिजिक्स ये कहती है, मैथमेटिक्स ये कहती है कि नहीं, आप भी उसी रफ्तार के साथ हालत हरकत में हैं। Would you get it? इसको कहते हैं बेटा क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्लियर? एक ये पिछली दफा बहुत पहले इनर्शिया के बारे में भी कोई सवाल आया था ऐसा, तो वो भी आप लोगों के माइंड में इसमें बेल्ट बांधते हैं गाड़ी में, बेल्ट जो बांधते हैं एग्जैक्टली सर, जहाज में, इसलिए ताकि वो ब्रेक लगे भी सही तो आपकी बॉडी। एक होता है बेटा फ्रैक्शन। क्या होता है? फ्रैक्शन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, रगड़। अब ये इसकी 2 किस्म है, एक होता है रोलिंग फ्रैक्शन और एक होता है स्लाइडिंग फ्रैक्शन। पहले तो ये डिफाइन करेंगे फ्रैक्शन होता क्या है, दूसरी बात यह कि रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रैक्शन क्या होता है, तीसरी बात यह है कि फ्रैक्शन के फवायद और नुकसान क्या है। ये बेशुमार मरतबा पता किया गया है, क्योंकि वो वहाँ ये चीज़ पता करते हैं जो प्रैक्टिकली होती है। ये बातें क्या हैं, तो कोई भी चीज़ ऐसी पता नहीं करेगा जिसका रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ कोई वास्ता नहीं होगा। ये तमाम जितनी भी बातें कर रहा हूँ, इसका ताल्लुक रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ है। आप रोज़ जिस रफ्तार के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं, ये तमाम बातें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। वो तमाम बातें ISSB इनिशियल एकेडमिक्स और इंटरव्यू में पता की जाती है जो ज़िंदगी से रिलेटेड है, जो हद से रिलेटेड। ये नहीं कहेगा शुवेदस मसला फिसागोरस उसको प्रूफ करें, तो हम क्या करेंगे मसला फिसागोरस में? अमूज इज इक्वल टू कायदा फटाफट, वास्ता ही कोई नहीं, समझ आ गई? जो चीज़ है वो फ्रैक्शन क्या? आप लोग 12 साल एजुकेशन से आए हो, फ्रैक्शन क्या है बेटा? रगड़ा। हाँ, रगड़। रगड़, गुड। अब रगड़ होती क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे? फ्रैक्शन फोर्स और एक्सीलरेशन के बीच में फोर्स That opposes the motion of a body. जो किसी की बॉडी की मोशन को सर धीमे करे। एक होती है बेटा रोलिंग फ्रैक्शन और एक होती है स्लाइडिंग फ्रैक्शन। आप रोए ज़मीन के ऊपर 2 किस्म की फ्रैक्शन देखेंगे, एक रोलिंग है और एक स्लाइडिंग है। बेटा रोलिंग फ्रैक्शन ये है कि ये गाड़ियाँ भाग रही हैं रोड्स के ऊपर, ये फ्रैक्शन है, चलिए ये रोलिंग फ्रैक्शन है। एक होता है स्लाइडिंग फ्रैक्शन। जब किसी एक जिस्म की तह के ऊपर दूसरे जिस्म की तह को चढ़ाया जाता है और उसके नतीजे में हासिल होने वाली रगड़, उसको क्या कहते हैं बेटा? स्लाइडिंग फ्रैक्शन। जब एक जिस्म की तह को दूसरे जिस्म की तह के ऊपर चढ़ाया जाए और उसके नतीजे में हासिल होने वाली जो कुव्वत है, जो रगड़ है, उसको क्या कहते हैं बेटा? फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रैक्शन। रोलिंग फ्रैक्शन ये है कि जो गाड़ियाँ आपकी रोल कर रही हैं, ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। अब ये पता चल गया है कि ये जो फ्रैक्शन है, ये चूँकि बहुत प्रैक्टिकल है और ये पता की जाती है। ये कहते हैं फ्रैक्शन के, आपको कहेगा बेटा फ्रैक्शन जो है आपने पढ़ी है 12 साल, फ्रैक्शन के फवाइद क्या है, फ्रैक्शन के नुकसान क्या हैं, फवाइद क्या? सबसे पहले डिस्कस करें फ्रैक्शन के फवाइद, वो हैं क्या? बेटा देखिए, फ्रैक्शन, अगर ये फ्रैक्शन ना होती तो मैं यहाँ बात ना कर रहा होता, मैं आपको लेक्चर ना दे रहा होता, मैं फौरन स्लिप हो जाता। फौरन क्या हो जाता? स्लिप हो जाता। ये फ्रैक्शन ही है जो ज़मीन के साथ मेरे पाँव को थामे रखती है, जिसकी वजह से मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। आप लोग कमरे में जाते हैं, वॉक करते हैं, अगर फ्रैक्शन ना होती, रगड़ ना होती, तो आप लोग बेटा ज़मीन के ऊपर चल ना सकते, आप लोग फिसल जाते। तो अल्लाह ने फ्रैक्शन इसलिए रखी। एक फ़ायदा तो फ्रैक्शन का ये है, गाड़ियाँ रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाते, स्लिप हो जाती नहीं। आप लोग देखते हैं कि तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ रोड के ऊपर भागे जा रही हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि टायरों और रोड के दरमियान एक फ्रैक्शन है, रगड़ है। और ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। फ्रैक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ज़िंदगी को रवां दवा रखती है, चाहे वो गाड़ियों की शक्ल में हो, चाहे इंसान की बात की शक्ल में हो। एवरी वॉक ऑफ लाइफ के अंदर फ्रैक्शन वो आपको ज़िंदगी के साथ रवां दवा रखती है। एक फ़ायदा तो ये है। अब वो एक कहेगा कि एक नुकसान भी बताओ फ्रैक्शन का, क्या बताओ? नुकसान बताओ बेटा। फ्रैक्शन का सबसे बड़ा नुकसान, चलो सबसे बड़ा तो नहीं कह सकते, छोटा नुकसान ये है, जब हम स्लीपर्स लेते हैं, चपली लेते हैं, लेते नहीं लेते, महीने 2 के बाद, साल के बाद वो घिस जाती है, घिस जाती है नहीं जाती? हमें 2 महीने के बाद अपने स्लीपर तब्दील करने पड़ते हैं क्योंकि उसके तले घिस जाते हैं। तो फ्रैक्शन का एक नुकसान तो ये है कि हमारे कपड़े घिस जाते हैं, हमारे जूते और चप्पल घिस जाते हैं। कैप जो आपने सर के साथ पहनी हुई है, ये 2 साल के बाद क्या हो जाती है? रगड़ रगड़ के किसी ना किसी सतह के ऊपर रगड़ने से चीज़ जो है वो क्या हो जाती है बेटा? पैसेज ऑफ टाइम। इसलिए आपके कपड़े पुराने हो जाते हैं, चप्पल ढीले हो जाते हैं, गाड़ियों के टायर आपको 2 या 3 महीनों के बाद तब्दील करने पड़ते हैं। तो ये नुकसान है ना।
नुकसान है नहीं है फ्रिक्शन का। इस तरह स्पेशली फैक्ट्रीज के अंदर चूंकि वो मुसलसल उसके पार्ट्स फैक्ट्रियों के वो एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं मुसलसल, तो फैक्ट्रियों के पार्ट्स वो क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ ना हुआ, फायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ है। ठीक है, हाँ नोट करें जल्दी 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 लिखें, ये सारी बातें नोट करें। मुझे पता है कि ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, आपके ध्यान से निकल जाएगा। हमेशा याद रखें लेक्चर को 12 घंटे के अंदर समअप करें, 12 घंटे के बाद कहीं भी बात ऑटोमेटिकली ध्यान से निकल जाती है, ये कानून है लेक्चर का। तो इसलिए जो लाइव स्टूडेंट होते हैं वो अपने लेक्चर को हमेशा 12 घंटे के अंदर रिज्यूम करते हैं, रिविजिट करते हैं, रिवाइज करते हैं। उसको पता है कि 12 घंटे के बाद वो लेक्चर उनके ज़हन से ज़ायल हो जाता है। फिर ये हाइपरबोला पैराबोला के बारे में वो बात है, आते हैं। यूनिवर्सल लॉ और खोल दो बच्चे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका फार्मूला भी लिखिए, यूनिवर्सल लॉ। बस ठीक। फ्रैक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसका फार्मूला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का बेटा ये फार्मूला है F = Gm1m2 / r²। ये लिख लें, क्या है? ये भी अहम फार्मूला है, एक दो मौकों में ऊपर पता किया गया सबका। ये फोर्स Gm1m2। अच्छा ये जो G है ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट। अच्छा इसकी कीमत, एक सेकंड, इसकी कीमत अक्सर पता की जाती है कि ये जो कांस्टेंट G है इसकी वैल्यू कितनी है? कीमत 6.67 जरा 10 की पावर -11 है, गालिबा 11 है या 21 है? -11 एग्जैक्टली, वो भी पता की जाती है, ये भी नोट करें। जी 6.67 लिखे, उसकी G की जो वैल्यू है 6.67 जरा 10 की पावर -11 किलोग्राम पर -11 एक्सपोनेंट अच्छा बेटा आप कुछ और फार्मूले लिखें सर, फॉर एग्जांपल a + b² a - b² a + b3। जी ये क्या होता है? a² + b² - 2। ये छोटी छोटी सारी बातें आनी चाहिए आपको। a² की 3 + b की 3, 3ab - 3ab। ठीक है नोट कर, टू दी पॉइंट चलाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है? और sin x - 1 = ये लिखिए। ये हो गया। सर a² + b² a + b - a - b। आपका प्री मेडिकल था? BA किया। BA। इसमें 4 प्री मेडिकल के, उनका कसूर नहीं है मेडिकल वालों, उनकी बेस्ट। देखिए बच्चे अगर FA किया या मेडिकल किया तो 10 नंबर फिर भी आएंगे मैथ्स के, और आपने खुद प्रिपरेशन करनी है। जी बड़ा इसका फार्मूला क्या होगा? a³ + b ना -b³ + 3ab - 3ab। ठीक है, यस सर। प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी और ये मैथमेटिक्स की कोर है प्रोबेबिलिटी। अक्सर पता किया जाता है कि ये प्रोबेबिलिटी क्या है, एक लाइन में इसका जवाब दें, इसका फार्मूला बताएं और इसकी अकसाम बताएं। बेटा प्रोबेबिलिटी क्या है? जी होते हैं इसको कहते हैं एहतिमाल, उर्दू के अंदर बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है। प्रोबेबिलिटी क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी एहतिमाल। जी बेटा क्या होता है? इससे के सर टच करते हैं ना हेड और टेल पर, जब हम इसका फॉर्मूला की हेड डिवाइड बाय हेड प्लस टेल। नहीं वो तो आपने एक्सप्रेशन बताइए, मैं प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा। पहली बात तो ये है कि प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी जो होता है वो चांस फैक्टर होता है।
क्या होता है? Probability is the game of 50-50 game, you can say. It is a 50-50 game. For example, ये कि रात को बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. आप लोग ISSB में सिलेक्ट हो भी सकते हैं, सिलेक्ट नहीं भी हो सकते. हमेशा कायनात के अंदर एक असूल होता है जिसको हम कहते हैं 99.99% का. एक जो बीच में परसेंट है उसका गैप हमेशा अल्लाह ने रखा है अपने पास. 99.99% वो आपको दे दिया. आप अज्यूम कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं आने वाले कल के लिए. बादल को देख लिया, आप प्रिडिक्ट कर लेते हैं बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. लेकिन 1% अल्लाह ने रखा है, नहीं भी हो सकती, लेकिन आप अज्यूम कर लेते हैं. तो प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? 50-50 का क्या है? चांस है. इसकी दो किस्में होती हैं. एक ये इसको एक को कहते हैं क्लासिकल और एक को कहते हैं एक्सोमेटिक. खैर बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते. इसकी दो डेफिनेशन है. एक है क्या? क्लासिकल और एक है आपकी एक्सोमेटिक. ये क्या है सर? दो किस्में हैं इसकी. प्रोबेबिलिटी की दो किस्में हैं. एक है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी और एक है एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी. लिखें, नोट करें. तो क्लासिकल क्या है, एक्सोमेटिक क्या है? इसका फार्मूला बेटा लिखें क्लासिकल का. N/P लिखना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोई भी फैक्टर है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? या वो इसने जो बात की है मैं उस बात को आसानी से बता दूं. इधर देखें, इसको मैं थोड़ा सा वाज़ेह करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है. जैसे उन्होंने कहा कि हम सिक्का फेंकते हैं, कॉइन फेंकते हैं, या डाई जो छक्का आप लोग खेलते हैं, ठीक है. देखें, मैं जब कॉइन फेंकता हूँ ऊपर, उसके दो साइड्स हैं. मेरा हेड निकल सकता है, मेरा टेल भी निकल सकता है. तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या हैं? लेकिन मेरी जीत हेड में है. मेरी जीत किस में है? मैंने अपनी जीत डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेक्टेशन कितनी है? 2 हैं. या टेल निकल सकता है या हेड निकल सकता है. समझ आ गई? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मुराद ये है, मैं हेड मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए? हेड. लेकिन उधर जो पॉसिबिलिटीज हैं वो 2 हैं, हेड और टेल की. तो प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की कितनी निकलेगी? 1/1 + 1 1/2 हमेशा. अब 1/2 किस चीज़ के बराबर होता है? मैंने अपने आपको कहा ना 50%. मैंने अभी आप लोगों का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 50%. हमेशा 50% चांस होता है किसी भी चीज़ का. क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल आप छक्का फेंकते हैं. क्या फेंकते हैं? डाई, छक्का. ठीक है. आपका फेवरेट क्या होता है? आपका फेवरेट छक्का होता है. उसके पीछे एक्सपेक्टेशंस कितनी है? 5. ठीक हो गया. तो 6/5. अच्छा, इसमें एक और बात देखें, मजे की बात. हमेशा जो बेटा प्रोबेबिलिटी होती है वो नाइदर एक्सीड 1 नाइदर डिक्रीज 0. प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा या 0 से कम नहीं होती. प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1. And 0 and 1 is possibility of 0.5. And 0.5 stand for what? 50-50. Okay. तो लिखें, probability is always lies in between 0 and 1. Neither exceed 0, neither exceed 1, nor decrease 0. ये वो चीज़ें हैं जो बेटा ये probability जो है उनका फेवरेट कॉन्सेप्ट है. हर बंदा जो है probability के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, इसलिए पैनल वाले अक्सर probability के बारे में पता है. आप लोग कहते हैं हमने मैथ्स पढ़ी है, ये कहाँ से आ गई? तो यही चीज़ें आती हैं जी. Lies between 0 and 1. Lies between 0 and 1. It's neither increase 0 nor decrease, neither increase 1 nor decrease 0. ये ऐसे ऐसे बल्कि इसको ऐसे ही लिख लें. मैं आपको आसान कर दूँ, मैं आपको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बता दूँ. ऐसे लिख लें, neither increase 1 nor decrease 0. Okay. साथ साथ आप लोग हमेशा वेव्स के बारे में बहुत पता किया जाता है. वेव्स एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और एक क्या होती हैं आपकी. लेकिन वेव्स एंड इसकी टाइप्स ये आप लोग आज सर्च करें और इसकी डेफिनेशन है कल सर को सुनाना. लेकिन जो चीज़ें अहम है मैं वो बताता जा रहा हूँ, जिन पर फोकस करना है आप लोगों ने. वेव्स और उसकी टाइप्स, ये बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है. और ये प्रैक्टिकल सवाल ही आते हैं. वेव्स और उसकी
टाइप्स है नहीं है? यस सर, यस साउंड वेव्स। वेव्स कितनी किस्म की होती हैं? 2 किस्म की होती है। क्या होती है? एक कानों को भली लगती है और एक कानों को भली नहीं लगती। ठीक है, वो कौन सी है और ये कौन सी है जो कानों को भली लगती है? एक वो सर जिसको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है सर, वो तो शायद सर ट्रांसफर सर। गेट, वेरी गुड। ये टाइप्स जितनी भी हैं वेव्स की। नेक्स्ट लिखें, इसको सर्कल करें, जो बहुत अहम है, जिन पे फोकस करना है आप लोगों ने। सर लिखवाएं सर। जी नेक्स्ट लिखें, वेव्स एंड टाइप्स लिख ली। यस सर। नेक्स्ट लिखे बेटा, ये जो फिजिक्स की डेफिनेशन है और फिजिक्स की जो टाइप्स हैं, उसमें से एक टाइप लाजमी आप लोगों से सुनी जाएगी। एक टाइप लाजमी क्लियर हो गया? मास और वेट के बारे में डिफरेंस वो पता किया जाएगा कि मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। ये आप लोगों के होमवर्क है, मास और वेट में। इस तरह जितनी भी यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स आपको आने चाहिए। फॉर एग्जांपल फोर्स का यूनिट क्या है, मास का यूनिट क्या है, वेट का यूनिट क्या है, सबकी यूनिट। ये छोटी छोटी बातें आती हैं। इस तरह परसेंटेज के प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं मैथ्स में। परसेंटेज के प्रॉफिट और लॉस के, अगर परसेंटेज का प्रॉफिट और लॉस का फार्मूला आप लोगों को आता है तो वो क्वेश्चन एक सेकंड का है। फार्मूला ही नहीं आता आप लोगों को, आप लोग सवालों में दीजिए भागते। यही है ना, यही तो प्रॉब्लम है। अब प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज, ये कोई ऐसा एकेडमिक नहीं है, कोई ऐसा एकेडमिक नहीं है जिसका नाम पढ़ो मैथ्स के हवाले से, आप लोगों को पता ही नहीं होता। ये क्वेश्चन सर मैंने लिखे मास और परसेंटेज सर, ये इसको परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस। अब ये छोटी बातें होती हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग नेग्लेक्ट करते हैं और यही चीज़ें आई हुई होती हैं, आप लोग एम्फेसाइज करते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर। यार मैथ की पूरी किताब पढ़, गलती पे चलेगा। 50% से क्या मुराद है? मीन्स 50%। मैंने एक लाइन में जवाब निकाल लिया, नहीं निकाल लिया। अब इतना सा होता है, और इतने इससे बड़ा सवाल आता ही नहीं है। इससे बड़ा सवाल उनके पास टाइम ही नहीं होता। क्लियर हो गया? किसी भी चीज़ की परसेंटेज ऐसे निकालेंगे सर ये फार्मूला सर। हाँ, फार्मूला इसका ये है बेटा, जो आपके पास ओरिजिनल कीमत है, चाहे वो 60 है, चाहे वो 50 है, चाहे वो 70 है, साथ जो परसेंट लिखा हुआ है, परसेंट से मुराद ये होता है 1/100, और 60 से मुराद ये होता है जो आपकी ओरिजिनल कीमत है वो लिखेंगे, उसको 100 में डिवाइड करेंगे। जब कीमत को 100 के ऊपर डिवाइड करते हैं वो परसेंटेज निकल आती है किसी भी हिस्से की, आसानी के साथ। क्लियर? टोटल नंबर इनटू बेस नंबर ओवर 100। क्लियर? इस तरह प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, बेशुमार सवाल आए आए नहीं आए? जैसे क्वेश्चन है सर कि जी। 10% ऑफ 90। हाँ ठीक, क्या बेटा? 10% ऑफ 90। 10% ऑफ 90। बच्चे का बड़ा अच्छा सवाल है, 10% ऑफ 90। ये बड़ा ऐसे करेंगे, देखो ये बाकी सवाल इस किस्म के सवाल कई दफ़ा आई भी है जो इसने सवाल किया। ये बेटा 10% ऑफ 90, ये देखें 10% ऑफ 90। 10% को मैं पहले ऐसे लिखूंगा, ऑफ 90 से मुराद ये है मल्टीप्लाई बाई 90। इसको इससे कटा, इसको इससे कटा, कितना आंसर आया? 9। लिखें, इस किस्म का बेशुमार सवाल बनता है, और ये सवाल वाकई आया भी है। 10% ऑफ 90, या कोई हिस्सा कोई भी दे सकते हैं ना। इस तरह बेटा आ जाए इसके ऊपर प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस के ऊपर, प्रॉफिट और लॉस के ऊपर 2 घंटे की एग्जैक्ट मैंने क्लास ली है। लास्ट में हाइपर बोला पैराबोला जो पूछ रहा है बच्चन। हाइपर पैराबोला, अच्छा बेटा उसकी सिर्फ हाइपर पैराबोला और इलिप्स, ये 3 चीजें। क्या? पैराबोला, हाइपर पैराबोला और इलिप्स, ये 3 चीजें हैं। इनके हैं प्रूफ असल में। इसकी बुनियादी डेरिवेशन है कि पैराबोला कैसे डिराइव किया जाता है, इलिप्स कैसे डिराइव किया जाता है, और हाई पैराबोला कैसे डिराइव। अच्छा, आप लोगों ने डेरिवेशन में बिल्कुल नहीं जाना, उसको डिराइव नहीं करना, ना उन्होंने प्रूफ करना है, ना इतना टाइम होता है। 2-2 घंटे का एक सवाल है। सिर्फ पैराबोला, हाई पैराबोला, इलिप्स के फार्मूले आने चाहिए। पैराबोला, हाई पैराबोला, इलिप्स के लिखें, नोट करें, ये जो होमवर्क है। पैराबोला, हाई पैराबोला, इलिप्स के सिर्फ फार्मूले आप लोगों को आने चाहिए, ओनली फार्मूलास एंड नथिंग एल्स।
इधर सर ये देखे इज ग्रेटर देन, ये ई क्या है सर? वो बताता हूँ, एक्सपेक्टेशन इसको कहते हैं। इसकी एक ये यूनिवर्सल इसकी कीमत है, इसको एक्सपेक्टेशंस कहा जाता है। लिखें पैराबोला, हाई पैराबोला, इलिप्स, इनके सिंपल आप लोगों ने फार्मूले लिखे हैं। इसकी डेरिवेशन में नहीं जाना, 2-2 घंटे का एक सवाल है पैराबोला, इलिप्स और हाई पैराबोला को डिराइव करते हुए। अच्छा, हम कहाँ थे? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है बेटा? मुनाफा, लॉस क्या है? नुकसान। कैसे निकाला जाता है? इसका फार्मूला क्या है? देखें, 2 कीमतें होती हैं। एक होती है आपके पास सेल प्राइस, एक होती है परचेज प्राइस। कोई भी चीज़ आप लेते हैं, कोई भी चीज़ आप बेचते हैं, तो उसके 2 असूल हैं। उसको एक को कहा जाता है प्रॉफिट, एक को कहते हैं सेल प्राइस, और एक होती है परचेज प्राइस। होती है नहीं होती? तो बेटा प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है आपकी परचेज प्राइस माइनस सेल प्राइस, जो चीज़ आपने खरीदी। लॉस, लॉस क्या होता है आपकी? ये होता है सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। सेल प्राइस एस जी, एसपी, एसपी, सेल प्राइस एंड परचेज प्राइस। ये फार्मूला आएगा तो इसका सवाल 2 मिनटों में आपको हल कर लेंगे नहीं कर लेंगे? तो 10 साल पकड़ के बैठ जाते हैं। ये फार्मूला है, ठीक है? इस तरह लिख के बेटा, इसके बेशुमार सवाल आते हैं बार बार। ये परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, ये सवाल तो है ही है ना। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। लॉस, प्रॉफिट परसेंट क्या है बेटा? ये आपके पास है प्रॉफिट, इसका फार्मूला जो आपकी सेल प्राइस है मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरह ये लॉस, ये है आपकी सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, ये फार्मूला है। और अगर वो कहे कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है किसी चीज़ का, तो इस फार्मूले के मुताबिक निकालोगे। वो कहेगा लॉस परसेंट निकालना है, तो वो भी बेटा आप लोगों ने इसी चीज़ के बारे में निकालना है। अकामत हो गई, 2 घंटे का सेशन हो गया। आज के लिए इतना बहुत। बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और दुआ मांगेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बे कायनात, वसी रिज़्क़ अता फरमा। या अल्लाह हमें इल्म और फ़हम अता फरमा। या अल्लाह इल्म और फ़हम बांटने वाला बना। या अल्लाह इल्म को तकसीम करने वाला बना। या रब्बे कायनात, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामला अता फरमा। या अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उनको रिज़्क़ हलाल अता फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। या रब्बे कायनात, जिनकी औलादें हैं उनको नेक और साले बना। या अल्लाह ये तमाम तालिब इल्म, ये पाकिस्तान का मुस्तक़बिल हैं, ये इस शहर का, अपने इलाके के, अपने ख़ानदान के और माँ बाप का मुस्तक़बिल हैं। या अल्लाह इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। रब्बे कायनात, इन तमाम स्टूडेंट्स को ज़िंदगी के हर मैदान में, ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबियाँ अता फरमा और उनको सही माने में फोर्सेस का वो सिपाही बना, पाकिस्तान का मुजाहिद बना, इनको सही मानों में सरहदों की हिफाजत करने वाला बना। यही वो बच्चे हैं जो कौम की वो मुस्तक़बिल हैं। जब कौम सोई हुई होगी तो रब्बे कायनात ये बच्चे रात को कौम की वो रखवाली कर रहे होंगे। तो इन कौम के बच्चों को या अल्लाह ज़िंदगी के हर मैदान में, स्पेशली जिस मकसद के लिए ये आई हैं, वो मकसद है अफवाज पाकिस्तान में सिलेक्शन का। ये जूनियर से ऑफिसर बनने जा रहे हैं, सीनियर ऑफिसर बनने जा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी में। तो इनकी इस काविश को रब्बे कायनात वो कबूल फरमा और ये मुख्तसर टाइम के लिए आए हैं, इनके इस मुख्तसर टाइम को कीमती बना दें और सही माने में इनको सरहदों का रखवाला बना, पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ बना, इनको सही मानों में सिपाही और मुजाहिद बना। रब्बे कायनात, हमें मांगना नहीं आता, बगैर मांगे अता फरमा। या अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। रब्बे कायनात, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले पाक के वास्ते से अता फरमा। रब्बे कायनात, शुहदाए करबला के वास्ते से अता फरमा, अहलुल बैत के वास्ते से अता फरमा, आले रसूल के वास्ते से अता फरमा। रब्बे कायनात, हमें वो सब कुछ अता फरमा कि हम तेरी मखलूक में बांट सकें, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो रिस्क हो, चाहे वो आसानी हो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाब हश्र व किना अज़ाब कब्र व किना अज़ाब जहन्नम या अर्हमुर राहिमीन बरहमतिक। लास्ट में एक दफ़ा फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिही बियदिकुल्ली मालूम।